एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दुनिया की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो अस्त्र मिसाइल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले अस्त्र MK1 के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि Su-30 MKI के द्वारा इसको टेस्ट किया जा चुका है। HAL के द्वारा Su-30 MKI में इसको लगाया जाता है। अस्त्र मिसाइल DRDO के द्वारा डेवलप की गई है और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता कुछ 100 किलोमीटर की है और ये अपने क्लास की एक बेहतरीन मिसाइल कही जा सकती है। इस मिसाइल से हम जो डिपेंडेंसी है हमारी इजरायली मिसाइल और रशियन मिसाइल पर, उससे हम खाली हो सकते हैं और इंडिजिनस सामानों का इस्तेमाल कर सकते थे। पर अब जाके इसको तेजस में भी इंटीग्रेट किया जाना अब कंफर्म हो गया है। एक्चुअल में ग्राउंड ट्रायल इसके हो चुके हैं। अब इसका तेजस में इंटीग्रेशन करके कुछ आने वाले 2-4 महीनों में इसका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक बहुत बेहतरीन खबर मानी जा सकती है। तेजस हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है और उसमें इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अगर लग जाए तो ये सोने पे सुहागे से कम नहीं होने वाला है। इसके अलावा इस प्रकार के हल्के एयरक्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल होने से, इस मिसाइल का इस्तेमाल होने लायक बनने से एक वाइटल मिसाइल बन जाएगी और हमारी एयरफोर्स सभी एयरक्राफ्टों में इसका इस्तेमाल कर पाएगी। ऐसा हमारे एयरफोर्स का ये सोचना है, मानना है और प्रयास है। वही बात करते हैं अस्त्र MK2 की, जिसकी मारक क्षमता ये मानी जा रही है कि 160 किलोमीटर तक हो जाएगी और इसका ट्रायल भी आने वाले 6 महीनों में होने वाला है। इसके अलावा अस्त्र MK3 पर भी काम किया जा रहा है या खबरें निकलकर सामने आ रही है। यह 350 किलोमीटर तक मारक क्षमता करने वाली मिसाइल होने वाली है। आप जानते हैं कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा भारत की जितनी भी बनाई हुई मिसाइलें हैं उनका प्रोडक्शन किया जाता है। एक अस्त्र का कॉस्ट, MK1 की कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 7 करोड़ रुपए पड़ती है और यदि जब ये तेजस में लगकर इंटीग्रेट होके इसका सफल परीक्षण हो जाता है, तब एक साथ Su-30 MKI और तेजस, इन सभी की फ्लीट के लिए इसका ऑर्डर BDL को दे दिया जाएगा। हालांकि अभी भी 50 इस प्रकार की मिसाइलों का ऑर्डर BDL को दिया गया है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को दिया गया है। वही बात करते हैं चीन की। चीन के एक्सपोर्ट की बात करते हैं। कुछ रिसर्च पेपर्स निकलकर सामने आए हैं और उससे कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं। हम जानते हैं कि चीन एक्सपोर्ट मार्केट में उसका बहुत सही डेटा अभी किसी के पास नहीं है, पर फिर भी ये माना जा रहा है, रिसर्च के मुताबिक ये माना जा रहा है कि वो विश्व में दूसरे नंबर का आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। 2 दशक पहले वो माल इंपोर्ट करता था और 2 दशक बाद अब वो दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। चीन की कंपनियां, जिनमें से 3 कंपनियां ऐसी हैं जो कि विश्व की सबसे ज्यादा आर्म एक्सपोर्टर टॉप 10 कंपनियों में से एक आती हैं। 3 ऐसी कंपनियां हैं चीन की जो कि टॉप 10 में आती है। इसके अलावा ड्रोन्स पर भी चीजें निकलकर सामने आई हैं। रिपोर्ट का यह कहना है कि 2011 से लेकर 2020 तक 18 कंट्रीज को ड्रोन प्राप्त हुए या बेचे गए, जिसमें से 11 देशों को अकेले चीन ने ड्रोन बेचे हैं। 2011 से पहले जिन देशों को ड्रोन बेचे गए या जिन देशों के पास ड्रोन थे या जिन देशों ने ड्रोन खरीदे, वो US, इजराइल और UK था। ये हम सभी लोग जानते हैं कि US का ही आविष्कार है ये ड्रोन। उसके बाद इजराइल और UK के पास भी इस प्रकार के ड्रोन अपने अपने उन्होंने बना लिए। पर 2011 के बाद जब चीन ने इस प्रकार के ड्रोन बना लिए तो वो UAE और पाकिस्तान के पास गया और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। अब UAE भी इस्तेमाल करता है, सऊदी अरेबिया भी इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान और कई कंट्रीज, 11 कंट्रीज मैंने आपको बताई, वो इस्तेमाल करती हैं चाइनीज ड्रोन का। अभी हम लोगों ने खबरों में ये सुना भी था कि अर्मेनिया को जो हार का मुंह देखना पड़ा है अजरबैजान से, वो केवल अजरबैजान के जो ड्रोन डिप्लॉयमेंट है उसके कारण देखने को मिला है। यानी कि जो ड्रोन को आगे आने वाले समय में एक अच्छे हथियार की तरह देखा जा रहा है, एक गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है। कुछ लोग ये मानते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये सही है, पर भारत के परिप्रेक्ष्य में ये सही नहीं है। छोटे स्थानों के लिए ड्रोन कामयाब हैं, पर भारत जैसे बड़े देश के लिए ड्रोन कामयाब नहीं है। या कोई भी ऐसा देश जो ये सोचता है कि ड्रोन के माध्यम से वो केवल भारत पर अटैक कर सकता है या भारत के साथ लड़ाई कर सकता है, ऐसा नहीं होने वाला है। भारत की जो सीमाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं और जिन देशों से ये सीमाएं लगती हैं
ऐसे स्थानों पर लगती हैं जहां पर इन ड्रोन का डिप्लॉयमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी चोटियां हैं जहां पर इन ड्रोन के सक्सेसफुल होने का रेट कम हो जाता है। आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध है और जिस इलाके के लिए युद्ध है उसी के लिए केवल ये ड्रोन कामयाब हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम भी वहाँ पे अच्छे ना होने के कारण ये ड्रोन कामयाब हुए हैं। भारत जैसे देश के लिए यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम अच्छे हैं, ड्रोन कामयाब नहीं हो सकते हैं, दुश्मन के ड्रोन कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा आर्मेनिया की जो एयरफोर्स है वो भारत के मुकाबले कहीं नहीं टिकती है। इसलिए भारत के लिए जो ड्रोन प्राप्त करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है, पर भारत को केवल ड्रोन से ही हराया जा सकता है ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, चीन के द्वारा जितने ड्रोन एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, चीन को इससे जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और MTCR के अंतर्गत भी चीन नहीं आता है। MTCR में आप जानते हैं कि 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखने वाली कोई भी हथियार एक्सपोर्ट करने का केवल उसी देश को अधिकार मिलता है जो MTCR के अंतर्गत आता है, और MTCR के अंतर्गत वाले देश को ही बेचा जा सकता है। अब चीन इसके अंतर्गत आता नहीं है और इस समूह से जो बाहर के देश हैं उनको भी हथियार चाहिए, तो चीन उन्हीं को इस प्रकार के ड्रोन बेच रहा है और अपना व्यापार बढ़ाते चले जा रहा है। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका 2011 से लेकर 2020 तक भारत और कुछ अन्य देशों से ही इस प्रकार के नेगोशिएशन कर पाया है, उनको ड्रोन बेच पाया है, जो कि उसके MTCR के अंतर्गत आने के कारण उसको प्रॉब्लम हो रही है। वही बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान को अभी 800 मिलियन डेट रिलीफ मिला है। वो किस प्रकार से मिला है? G20 देशों से मिला है। आपको पता है कि जब चाइनीज वायरस आया था, पाकिस्तान उन 76 कंट्रीज में से एक था, जिसमें से अफ्रीका की पुअर से पुअर कंट्री भी आती हैं। उन 76 देशों में से एक था जिनको कि कर्ज में छूट चाहिए था, यानी कि उनको जो कर्ज की अदायगी है वो करने के लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता थी। इसलिए मई से लेकर दिसंबर तक का समय दिया गया पाकिस्तान को। अभी भी वो जो उनका ड्यू कर्जा था $1.8 बिलियन इस समय में उनको वापस कर देना था, रीपे कर देना था। जो G20 के देशों से उन्होंने कर्जा लिया हुआ है, G20 के समूह से जो कर्जा लिया हुआ है वो उनको वापस कर देना, पर ये वो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने डेट रिलीफ की बात की थी। तो उनको लगभग $1.3 बिलियन की डेट रिलीफ चाहिए थी, मतलब पैसों में छूट चाहिए थी। इसके लगभग $350 मिलियन जो इस पर इंटरेस्ट पड़ता है उस पर छूट चाहिए थी। कुल मिला के 1.8 बिलियन पर उनको छूट चाहिए थी। 14 कंट्रीज ने इसको रेक्टिफाई कर दिया था, पर अभी भी 6 कंट्री बाकी हैं जो कि इसको रेक्टिफाई नहीं की हैं, यानी कि अलाउ नहीं की हैं कि पाकिस्तान को इस प्रकार के डेट रिलीफ मिले। अभी उनको इस प्रकार के डेट रिलीफ अभी पुराने समय के लिए नहीं मिला है और वो आगे भी बढ़ चुके हैं, और जनवरी से लेकर जून के 2021 के लिए भी उन्होंने मसौदा आगे बढ़ा दिया है कि उस समय भी इनको डेट रिलीफ दी जाए। इस प्रकार से बेकारी पाकिस्तान का जो काम है वो चल रहा है। जिन देशों ने अभी उसको डेट रिलीफ नहीं दी है या इसको रेटिफाई नहीं किया है, फाइनलाइज नहीं किया है, वो जापान, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी कि UAE है और यूनाइटेड किंगडम है। और जिनसे इनको डेट रिलीफ प्राप्त हो गई है उसमें से एक देश फ्रांस भी है। फ्रांस से इनको लगभग 160 मिलियन की डेट रिलीफ प्राप्त हुई है, यानी कि उनका कर्ज भी इससे ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि इतनी की तो उनको अदायगी करने के लिए माफ़ी मिली है। इससे ज़्यादा कर्ज पाकिस्तान ने फ्रांस से लिया हुआ है और फ्रांस को ही ये उल्टा सीधा कहते हैं। पाकिस्तान की एक किस्सा हुआ, अभी आजकल में ये किस्सा हुआ है। पाकिस्तान की एक मिनिस्टर है जो कि ह्यूमन राइट मिनिस्टर कही जाती है और उनका नाम सिरीन मजारी है। इन्होंने अपने ट्विटर पे ये लिखा कि जिस प्रकार से नाजी हिटलर ने या नाजियों ने ज्यूज के साथ किया, ज्यू लोगों के साथ किया था, उसी प्रकार से अब फ्रांस मुस्लिम लोगों के साथ कर रहा है। जैसे ये चीज ट्विटर पर निकल कर सामने आई, इस मिनिस्टर ने ट्वीट किया, फ्रांस के अधिकारियों ने पाकिस्तान पर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया। इस मंत्री को, इस सो कॉल्ड मंत्री को अपने जो ट्वीट है उसको डिलीट करना पड़ा। इनके मंत्रियों को तो ऐसा करते ही रहना पड़ता है। हमेशा हम लोगों ने देखा है कि कुछ भी ट्वीट कर लेते हैं, उल्टा सीधा ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद ये डिलीट करते रहते हैं। एक्चुअल में इनको पता ही नहीं होता है कि गवर्नमेंट किस हिसाब से चलाना है और अपने मन की भड़ास किस प्रकार से निकालना। इनको ये नहीं पता है कि फ्रांस इनके देश के लिए कितना कुछ कर रहा है और फ्रांस को ये गरियाने का प्रयास करते हैं। तो फ्रांस उन देशों में से नहीं है जो आपकी गाली सुनेगा, वो उल्टा गाली भी देगा और पीटेगा भी। कुछ उसी प्रकार से वो पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि वो उसके एयरक्राफ्ट, सबमरीन और एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने से मना कर चुका है। और अब जो ये ट्वीट निकल कर आया, हड़काया गया इनको और फिर ये ट्वीट डिलीट की इन्होंने।
आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।